हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने जो हमारा सवाल जवाब जो सेगमेंट चल रहा है इस सेगमेंट में हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है ये पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि राज्य व्यवस्था कहते हैं आप लोग या संविधान का पार्ट कहते हैं, इससे रिलेटेड है। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये सीधे तौर पर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ कुछ इसी प्रकार से पूछ लेता है। पॉलिटी में जो है जो क्वेश्चन के जो प्रकार हैं वो बड़े अजीब टाइप के पूछे जा रहे हैं आजकल, और ऐसे पूछे जा रहे हैं कि देखने में लगता है कि ये बहुत सरल होगा, पर जवाब देते टाइम आंसर देख के कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो देखते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए आइए सेगमेंट की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सबके साथ, और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वेबसाइट जानते ही आप लोग, दोनों काम करिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्या कहता है? रिट ऑफ क्यो वारंटो, ठीक है, जारी करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है। बात ध्यान से रखिएगा, क्या कह रहा है? कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन को पूछ रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? क्यो वारंटो को पूछ रहा है। ये क्यो वारंटो कौन सी रिट होती है? आप पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आंसर देना आपके लिए आसान होता है। क्यो वारंटो जो रिट है इसको कहते हैं, कौन सी रिट कहते हैं? क्यो वारंटो माने अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं उसको? अधिकार परीक्षा कहते हैं। यह रिट जो है, आपको रिट के बारे में जानकारी सामान्य जानकारी है, फिर भी मैं सामान्य जानकारी बता दे रहा हूं। आर्टिकल 32, क्या आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट को 32 में और हाई कोर्ट को 226 में ये जो है रिट सुनने की अधिकारिता है, ज्यूरिडिक्शन है। देखिए दूसरी बात क्या कहता है, इसमें जो है रिट के जो प्रकार हैं वो आपको सामान्यतः मालूम है कि रिट के 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी आप जानते हैं। तो परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 रिट आपको मालूम है। इन पांचों के बारे में भी आपको मालूम है। सामान्यतः जो रिट के जो क्वेश्चन आते हैं वो अब ऐसे नहीं आते हैं कि इनमें से कौन सा रिट का एक प्रकार नहीं। ये सामान्य क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। अब क्या पूछता है? अब कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन की बात सुनेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो माने अधिकार परीक्षा, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकार परीक्षा की जो रिट है इसके संबंध में कौन सी बात गलत है। तो पहली बात क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है विवादास्पद कार्यालय, यानी जो जिसपे जो क्यो वारंटो जिसके खिलाफ की गई है, विवादास्पद कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, ठीक है। तो यह कथन गलत है कि सही है? आप पहले कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी देना जरूर। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम आपकी भी जानकारी बढ़ेगी और मैं भी रिप्लाई दूंगा उसमें। तो पहली बात कहता है, तो यह बात सही है, सार्वजनिक कार्यालयों पर यह बात जो है बाध्यकर है। सार्वजनिक कार्यालय माने जो गवर्नमेंट के पद हैं, ऐसे पदों पर यह बात बाध्यकर है, उस पर रिट जारी कराई जा सकती है और पूछा जा सकता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा सामान्यतः उस रिट को कहते हैं जैसे कोई आदमी अनुचित प्रकार से किसी स्थान पर, किसी जो है पद पर जो है आसीन हो गया है, बैठ गया है, उसके लिए यह रिट होती है कि आपने किस अधिकार से यह पद ग्रहण किया, ये बात पूछी जाती है, ठीक है। यह बात इस रिट के द्वारा पूछी जाती है। कोर्ट इस बात को एग्जीक्यूशन कराता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर किसी को मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में अगर कोई जो है 5 कैंडिडेट थे और 5 कैंडिडेट के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ, तो जनरली आप देखिए कि अगर 5 कैंडिडेट में से किसी एक का सिलेक्शन होना और 5 की योग्यता बराबर हो और इंटरव्यू में भी सामान्य अगर पैनल हो और सामान्य तरीके से नंबर सबको दिए गए हैं, तो किसी एक का सिलेक्शन हो गया तो बाकी इन चारों में से कोई भी व्यक्ति रिट कर सकता है अधिकार परीक्षा की और पूछ सकता है कि किस आधार पर आपने पद ग्रहण किया। ऐसा अक्सर होता है, कराई जाती है। तो अधिकार परीक्षा की रिट, ये एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात रिट के बारे में ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि ये जो एक का हुआ और बाकी 4 पीड़ित हैं इनमें से कोई करे, आवश्यक नहीं है, कोई अन्य आदमी भी कर सकता है। मध्य प्रदेश में एक केस था, उस केस में जो है घटना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रदेश का महाधिवक्ता होता है उसके पद पर जो है अधिकार परीक्षा की रिट की गई थी और हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उनके फेवर में, जो व्यक्ति ने रिट किया था उसके फेवर में निर्णय किया था, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार आप पूछ सकते हैं अधिकार परीक्षा की किस अधिकार पे आपने किस अधिकार से ग्रहण किया,
ठीक है, ये होता है। फिर वो सामने वाला जवाब देगा, कोर्ट मेरिट के आधार पर निर्णय करता है। दूसरी बात कहता है कि पहली बात तो क्या है कि सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए या सार्वजनिक पद होना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकती है, व्यक्ति विशेष माने किसी व्यक्ति के सीधे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो सार्वजनिक पद पर आसीन होना चाहिए। अगली बात कहता है यहां पर कार्यालय बिना किसी विधिक प्राधिकारी, क्या कार्यालय बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी अपहारी द्वारा धारित होना चाहिए। यह बात क्लियर है, ये सही है कि गलत है? तो ये भी बात सही है, किसी भी अपहारी माने किसी भी व्यक्ति द्वारा एक तरीके से धारित होना चाहिए। वो पद जो है सार्वजनिक होना चाहिए और किसी व्यक्ति द्वारा धारित होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के खिलाफ ही वो रिट जारी होती है। एक बात यहाँ पे मैं और बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ज्यादा लिख गया, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और बता दूं कि कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति पद को धारण कर लेता है और पद को धारण करने के बाद क्या करता है, मान लीजिए कि मिस्टर ए इन्होंने पद धारण कर लिया, अब इनके ऊपर अधिकार परीक्षा की क्विवेरेंटो की रिट जारी हुई, ठीक है। अब ये अगर 4 महीने तक उस पद पर रहे हैं तो इनको 4 महीने का वेतन तो मिलेगा। ये कोर्ट इस बात को कहता है, इस बात को कोर्ट कहता है कि 4 महीने अगर उस पद पर रहे तो 4 महीने का वेतन मिलेगा, भले ही 4 महीने बाद उसको हटा दिया जाए अधिकार परीक्षा के स्वरूप की जो है ये योग्यता ही नहीं रखते थे इसके लिए, ठीक है, आकर हटा दिया गया है तो, लेकिन वेतन मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बार एक घटना है कि बहुत लंबा कार्यकाल एक आदमी का बीत गया था उसी पद पर, और जो है 15 साल लगभग जो है उसके खिलाफ कोई रिट नहीं हुई। उसके अधिकार को जो उसने सरकारी पद धारण किया 15 वर्ष तक उस पर कोई रिट नहीं, 15 वर्ष बाद अचानक किसी ने उस पर रिट कर दी क्विवेरेंटो की अधिकार परीक्षा की, तो कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये जो है खामोखा से जो है कोर्ट का वर्डन बढ़ाने की बात है। जब 15 वर्ष तक किसी ने नहीं किया तो अब इस पर करने का अधिकार नहीं बनता है, और कोर्ट जो है मना कर दिया। कोर्ट बाध्यकर नहीं है आपकी रिट को सुनने के लिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला बात क्या है, तो पहला वाला ये सही है, दूसरा वाला बात भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, याचिका पूर्व न्यास द्वारा वर्जित है। क्या याचिका पूर्व न्यास द्वारा वर्जित है, मैंने कोई पूर्व न्यासी द्वारा जो है कोई न्यास जो है उसके द्वारा क्या अधिकार परीक्षा की रिट हो सकती है? वर्जित है मैंने मना है, तो क्या है, तो वर्जित नहीं होता है, ठीक है, वर्जित नहीं है, ये भी कर सकती है। इसके अलावा चौथा कहता है याचिकाकर्ता के लिए यह दर्शाना आवश्यक है कि उसने स्वयं व्यक्तिगत नुकसान उठाया है, यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्तिगत शिकायत के निवारण की मांग कर रहा है। तो यह भी बात सही है, ठीक है, दर्शा भी सकता है और नहीं भी दर्शा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत शिकायत की मांग कर सकता है। व्यक्तिगत शिकायत की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन वह उससे पीड़ित है चाहे नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। चौथा भी ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। यहाँ क्या गलत है, यहाँ पर लिखा है पूर्व याचिका जो है पूर्व न्यास द्वारा वर्जित है, ऐसा नहीं है, पूर्व न्यास द्वारा भी याचिका दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो तीसरा होगा आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं रिट के बारे में, और इसी के नहीं बाकी 4 रिट जो हैं, जो हमारी परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। और आप लोग ध्यान रखिएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध से आजकल बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, 5 प्रकार की रिट होती है, 226 और ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहता है संविधान के निर्वचन में उद्देशिका। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है तो बहुत सरल, पढ़ने में आपको आसान लगेगा, लेकिन बात भी देखिए बिल्कुल सरलता से कहा है, लेकिन चारों बातें एक ही जैसी हैं, बहुत अंतर नहीं है चारों में। लेकिन आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, एक बार बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका, इसका क्या है, क्या पहला आंसर क्या कह रहा है, पूर्णतः असुसंगतित है, माने पूर्णतः जो है वो रिलेवेंस नहीं रखती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि केशवानंद भारती की बात आपको मालूम है, केशवानंद भारती में क्या क्या गया, संविधान का भाग है, और उसके बाद तो कोई उस पर ओवरलैप हुआ नहीं डिसीजन। तो यहां पर क्या है, तो ये वाली बात क्या है, ये वाली बात तो नहीं हो सकती। अगली बात क्या कहता है, कहता है सुसंगत है किंतु वह मूल संरचना के तत्वों को जानना है। क्या है, सुसंगत है किंतु वहीं यह जहां पर मूल संरचना के तत्वों को जानना है। उद्देशिका सिर्फ इस काम आती है। उद्देशिका के निर्वचन किस काम के लिए है, जो रिलेवेंसी है, सुसंगत है, और जो मूल तत्व है, मूल तत्व माने जो संविधान के अंदर दिए हैं उनको जानना है, बस, इससे और कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ये है दूसरी बात। अब देखिए ये वाली बात, ठीक। आगे तीसरी बात पहले पढ़ लेते हैं, सुसंगत है किंतु केवल संविधान, क्या, किंतु केवल संविधान की भावना जानने के लिए है, कि संविधान की भावना क्या कहती है इसके लिए है। यह चौथा कहता है
जहां कहीं भी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। तो देखिए इसमें जो है चारों में देखने में एक जैसा है, लेकिन आपका आंसर 4 होगा। अब क्यों होगा इसको जान लीजिए। क्या कह रहा है, जहां कहीं उपबंध, बात कहां है, उपबंध माने किसी अनुच्छेद की बात कर रहा है, जहां कहीं किसी अनुच्छेद का अर्थ जो है वो संदिग्ध हो जाएगा वहां पर सुसंगत है। यानी कि एक नियम होता है जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का एक नियम होता है, क्योंकि शब्द यहां निर्वचन है, निर्वचन का एक नियम होता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि जब भी विधायिका के क्या है कि जब भी विधायिका के द्वारा बनाए गए कोई अधिनियम होता है, कोई एक्ट हो, चाहे वो संविधान हो या कोई अन्य अधिनियम हो, अगर उसमें कोई भी एक प्रोविजन यानी कि कोई भी एक धारा या अनुच्छेद उसमें ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा, उससे ये नहीं पता लग रहा कि ये क्यों रखी गई, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, तो उसके उद्देश्य को जानने के लिए उद्देशिका की ओर देखा जाता है। और हर अधिनियम की या हर एक्ट की या हर जो संविधान कह लीजिए सबकी उद्देशिका जरूर होती है। हर कानून जो बनेगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, है ना। आप कोई काम करते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है, तो वो उद्देशिका है। तो यहां पर क्या है, इसका आंसर होगा जहां कहीं भी उपबंध जो है संदिग्ध होगा वहां उद्देशिका की ओर न्यायालय देखेगा, कोर्ट देखेगा। हालांकि अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब क्लियर ही है लोगों का, लेकिन आज भी कभी कभी ऐतिहासिक निर्णय आ जाते हैं, जैसे केशवानंद भारती में 1973 में आया। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्शन की बात। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। क्या कह रहा है, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन, यानी निर्वचन अर्थान्वयन एक ही शब्द है। ठीक है, संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों, उद्देशिका में जो आदर्श दिए हैं, क्या दिया है, तो वहां पर बात की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार विश्वास अभिव्यक्ति उपासना और धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात की गई। ये क्या है, ये आदर्श हैं उद्देशिका में। इन्हीं आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए, क्या, इन्हीं जो आदर्श है इनके प्रकाश में, इन पे प्रकाश डालते हुए किया जाना चाहिए। ऐसा जो है जस्टिस सीकरी ने कहा था। जस्टिस सीकरी केशवानंद भारती के केस में थे और इन्होंने इस बात को कहा था। तो यहां पूछ रहा है कि ये मत किस वाद में अभिव्यक्त किया गया था, और यह जो है केशवानंद भारती के वाद में कहा गया था। आपको ध्यान है केशवानंद भारती, अभी हाल ही में केशवानंद भारती जो थे इनकी जो है मृत्यु हुई है, आपको जानकारी होगा। 1973 का ये जो है 1973 का ये निर्णय तो था, इसमें 13 जजों की बेंच थी और 7-6 के मत से यह जो है बहुमत से पास हुआ था इनका निर्णय कि संविधान में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात केशवानंद भारती में आपको मालूम है, मूल संरचना की बात की गई थी। ठीक है, ठीक है, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी इसी में दी गई है। लोग ये भी कहते हैं, अभी जब केशवानंद भारती की मृत्यु हुई उनकी, तब जो है यह भी कहा गया कि केशवानंद भारती के इस केस ने जो है संविधान को बचा लिया, देश को बचा लिया, ऐसा भी लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर है आपका। ठीक, बड़ा था लेकिन सामान्य आंसर था। नेक्स्ट है, केशवानंद भारती के बाद में बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन क्या है, इससे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है बात। तो क्या है, इसलिए मैंने इसको रखा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है, सबसे सुप्रीम कौन है देश में, पूछ रहा है देश में सबसे सुप्रीम कौन है। अब कंफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारी संसद को फुल पावर है, कुछ भी परिवर्तन कर सकती है कि नहीं, मूल संरचना छोड़ के सब में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके बाद दूसरा है संविधान। तो संसद को शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। राष्ट्रपति को शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। उच्चतम न्यायालय को पावर कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। संविधान बचाने का काम किस पर है, उच्चतम न्यायालय पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है। 13 आपको पता है 13 के बारे में, इसके अलावा भी है लेकिन 13 मुख्य अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर ऐसे पूछे कि सर्वोपरि कौन है, अब शब्द समझिए, यहां सुप्रीम की बात कर रहा है तो देश में 4 ऑप्शन में आया, सुप्रीम तो संविधान है। क्या है, सुप्रीम संविधान है। लेकिन मान लीजिए उच्चतम न्यायालय को हटा के डाल देते हम भारत के लोग, अब कौन सुप्रीम है, अब कौन सुप्रीम है, इस बात को समझाने के लिए मैंने इसको यहां डाला है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि संविधान देश में क्या है, सुप्रीम है। जो कुछ चलेगा संविधान से चलेगा, जो बनेगा संविधान के अंदर बनेगा, ये बात कहता है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संप्रभु है। अब क्या बात कर दी, अब सॉवरेन की बात कर दी, संप्रभु कौन है, बात समझिए। अब पूछ लिया संप्रभु कौन है, वहां भी राष्ट्रपति की बात आई थी। ठीक है, वहां भी राष्ट्रपति की बात आई थी। चलिए प्रधानमंत्री, एक नया शब्द आ गया यहाँ। ठीक है, मंत्री परिषद हो सकता है जिसका शीर्ष पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम भारत के लोग हैं।
तो अब किस आधार पे कहे हम कि कौन सुप्रीम है? वहां से यहां तो संविधान शब्द हट गया, पिछले में संविधान था, वो सर्वोपरि की बात कर रहा था, ये सुप्रीम की बात कर रहा है, लगभग एक ही शब्द है कि नहीं? सुप्रीम मतलब वो जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। संप्रभु भी वही है, जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो यहां पर क्या कहेगा? यहां पर जो बात कहेंगे वो ये है, हम भारत के लोग हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका इस बात को बताती है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है कि नहीं? तो ये बात कहता है। तो यहां पर हम भारत के लोग हैं क्योंकि संविधान सभा ने अपने आप को आत्मार्पित की है। क्या की है? अपने आप को आत्मार्पित की है। और जो है हमारे यहां जो शक्ति है, जो संप्रभु है, वो लोग हैं, वही वो जो है वोट दे करके सत्ता बदल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या अगर जनता चाहे तो संविधान बदल सकती है? जनता चाहे तो संविधान बदल सकती है? तो बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? इसलिए बदल सकती है क्योंकि जनता को ही जो है क्या है, संप्रभु होने की शक्ति है। और संविधान से ऊपर आकर कोई संप्रभु की बात कर रहे हैं कि संविधान एक पुस्तक है जो कि क्या कहती है? संविधान एक पुस्तक है जो कि इस बात को कह रही है कि जो है हम भारत के लोग जो मतलब जो कि सारी चीजों को रेगुलेट करने की बात कर रही है। लेकिन हमको कोई उपबंध जब नहीं पसंद आता है तो क्या होता है? हमारे द्वारा भेजे गए जो सदस्य होते हैं संसद के, वही ना संशोधन करते हैं। तो हमको लगता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अगली बार ऐसे लोगों को भेजेंगे चुन के जो संविधान परिवर्तन करें, जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। जब जब जनता दबाव बनाती है सरकार पे, तब तब संशोधन होता है कि नहीं होता? अलग अलग प्रकार के होता है। आपराधिक विधि में 2013 में जनता पूरी निर्भया घटना के बाद देश में खड़ी हो गई, तभी ना क्रिमिनल लॉ में इतना बड़ा अमेंडमेंट किया गया, नहीं तो गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही थी। तो ऐसा होता है, इसलिए हम भारत के लोग सुप्रीम हैं। कोई पूछे क्यों, तो कहिएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका इस बात को कहती है। ठीक है, यहां पर ये बता दिया मैंने आपको लगभग। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो आज इसके भी पर्दा उठा लेते हैं। कह रहा है आच्छादन का सिद्धांत जो है वो क्या है? आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? अनुच्छेद से रिलेटेड है, आपको मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इसके आगे की बात भी है। यहां बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बात को आगे मैं रिपीट करने वाला हूं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 जो है कहता है आच्छादन के सिद्धांत की बात कहता है, एक्लिप्स की बात कहता है। एक्लिप्स समझते हैं? आपने कभी देखा होगा, चांद जो होता है उसमें जब ग्रहण लगता है तो कुछ हिस्से को जब घेर लेता है, ऐसा ये वाला, ये नहीं, ऐसा करके जब चांद होता है तो बाकी हिस्सा नहीं दिखता है ना, तो इसको एक्लिप्स कहते हैं, घेरना कहते हैं, घेराव करना, ग्रहण लगाना एक तरीके से। क्या? ग्रहण लगाना। जब आप देखते हैं कि चंद्रमा पर अगर ऊपर से ग्रहण लगता है तो उसके साइड से दिखता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं दिखता है ना। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। अभी आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के 13(1) में दिया गया है। अब इसमें एक बात क्या कही गई है, इसको मैं अगले उसमें बताता हूँ, आगे इसके बाद के सेक्शन क्वेश्चन में बताता हूँ, वहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जनरल बात यहाँ लिखी है, इसको भी आगे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ बताता हूँ क्योंकि सिद्धांत का नाम यहाँ भी आ गया है। ठीक, वहाँ पर मैंने सिर्फ 13(1) की बात बताई है, 13(1) में दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से उपबंधित नहीं है, 13 से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पहले तो समझ लीजिए कौन कौन 13 से जुड़ा हुआ है। तो आच्छादन का सिद्धांत 13(1) के तहत आ जाता है भाई, एक बात क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्या, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, यानी संविधान के पहले के अधिनियमों के लिए लागू होता है। ठीक है, और जो है ये जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों पर लागू हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद अभित्याग का सिद्धांत, ये भी 13 से रिलेटेड है। तो 13 में ये भी है, 13 में ये भी है। सिर्फ ये छद्म विधायन का सिद्धांत ये 13 के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहली बात इसकी कर लेता हूं जो आपका आंसर है। ठीक है, छद्म विधायन का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कोई कार्य जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता है वो अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता है। ये सिद्धांत इस बात को कहता है। क्या कहता है? अगर कोई कार्य प्रत्यक्ष जो है वो नहीं किया जा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, तो वह अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कैसे मैं आपको बात बता देता हूं। इस ऐसे कह रहा है आच्छादन का, ये छद्म विधायन का सिद्धांत, जिसको कलर लेवल लेजिस्लेशन कहते हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी काम आप इसको जो है अपनी भारतीय विधि में माया का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आप माया का सिद्धांत कहते हैं, माया फैला रहा है। क्यों? इसका क्या मतलब होता है आपको बता देता हूं। जो है छद्म विधायन का जो सिद्धांत होता है, इसमें सामान्यतः क्या बात क्या आती है, छद्म विधायन के सिद्धांत में एक बात ये भी आती है कि
जैसे एक विधायिका है, कोई भी विधायिका है, पता है अनुच्छेद 13 इस बात को कहता है कि कोई भी विधायिका जो है वह ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों के असंगत हो। अगर मूल अधिकारों के असंगत होती है या न्यून करती है तो उतनी हद तक शून्य कर दी जाती है। ये 13 कहता है, आपको मालूम है, आप सबने इसको पढ़ा है। लेकिन क्या कहता है छद्म विधायन का सिद्धांत? इस बात को कहता है कि जी अगर आपको वो जो है मूल अधिकारों को डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष मूल अधिकारों को प्रत्यक्ष आप हनन नहीं कर सकते, तो आप कोई ऐसी विधि भी नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से बैन कर रही हो। यानी उसमें इस तरीके का रूल रेगुलेशन बना दीजिए कि वो जो है वैसे ही मूल अधिकार हनन हो जाए, ऐसे ही मूल अधिकारों का असंगत हो जाए, कम हो जाए। तो जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो भैया कानून पास किया है असंगत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर आप उसको असंगत दूसरे तरीके से घुमा फिरा के भी रखें कुछ प्रोविजन ताकि मूल अधिकार सीमित हो जाए, तो भी नहीं हो सकता है। यही है छद्म विधायन का सिद्धांत। ठीक है, ये कहां पर है? जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में जब आप पढ़ेंगे यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, तो वहां पर इसको पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी तीनों के बारे में। आंसर तो यही है, क्वेश्चन का आंसर यही है भाई। इनमें 13 के रिलेटेड छद्म विधायन का सिद्धांत नहीं है। ये कहां है? यूनियन स्टेट रिलेशनशिप में जब आप पढ़ेंगे तब आएगा। अब बात करते हैं इसकी आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, एक्लिप्स के बारे में भी कुछ मोटा मोटा बात आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान की बात है ये। एक्लिप्स क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको मैं सामान्यतः बता देता हूं कि संविधान पूर्व विधियां, क्या संविधान जो पूर्व विधियां हैं, संविधान पूर्व विधि जो हैं, यानी कि जब संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इस 1950 में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसके पहले देश में तो बहुत सारे कानून चल रहे थे। आईपीसी खुद 1860 की है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे जो है एक्ट ज्यादातर पहले के हैं। तो कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने के बाद यदि कोई भी विधि भाग 3 के, किसके भाग 3 माने क्या है? भाग 3 माने फंडामेंटल राइट है। ठीक है, भाग 3 माने फंडामेंटल राइट है कि भाग 3 के असंगत है, तो वह विधि क्या होंगी? वह विधि जो है क्या कर दी जाएंगी? उसको ढक दिया जाएगा, उसको सुप्त अवस्था में डाल दिया जाएगा। ठीक, क्या कर दिया जाएगा? कोई भी कानून अगर वो मूल अधिकारों के असंगत है तो उसको ढक दिया जाएगा और विधायिका उसमें कुछ परिवर्तन ला करके उसको वापस कर सकती है। क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। लेकिन इसमें जो है छद्म विधायन का सिद्धांत का मतलब ही यही है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम अगर जो है क्या करता है, वो जो है फंडामेंटल राइट के असंगत है, तो उसको जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर संविधान के पहले का कोई कानून है और वो असंगत है या उसका कुछ भाग असंगत है, तो उसको जो है सुप्त अवस्था में डाल दिया जाएगा और जो है विधायिका जब चाहेगी, यानी हमारी पार्लियामेंट जब चाहेगी, तो उसको जो है वापस एक्टिव कर सकती है कुछ संशोधन करके। ठीक है, तो वो जो सुप्त अवस्था में डालना है, इसी को कहते हैं छद्म विधायन का सिद्धांत। यानी कि मूल अधिकार उस अधिनियम को ढक लेते हैं। क्या करते हैं? मूल अधिकार इस अधिनियम को ढक लेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स माने ढकना होता है, ग्रहण लगाना होता है। तो इस अधिनियम पे फंडामेंटल राइट ने क्या किया? ग्रहण लगा दिया। इसी को कहते हैं छद्म विधायन आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, 2 अध्याय ये क्लियर हो गए। ये प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा कहता है अभित्यजन का सिद्धांत। ये अभित्यजन कह लीजिए या अभित्याग कह लीजिए, बात सेम है। कहता है अभित्याग के सिद्धांत इस बात को कहता है, क्या कहता है? तो वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए एक बात है, अमेरिका में एक सिस्टम है कि वहां पर आदमी अपनी इच्छा से अपने फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है? त्याग सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन यहां भारत में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? त्याग नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ आज भी क्या है? इच्छा मृत्यु नहीं दी जाती है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें कहा था पैसिव यूथेनेसिया दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, जो उसका पता है कि ये जो है उसका डॉक्टर बता दे कि ये जिंदा हो ही नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन कोई एक्टिव व्यक्ति है जो है ना, एक्टिव यूथेनेसिया है, उसको जो है इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है। तो यही कहता है अमेरिका में छोड़ सकता है, यहाँ कहता है कोई आदमी, ये सिद्धांत का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी घटना में नहीं कह सकता इस घटना का मैं जो है अपराधी हूँ, ये नहीं कह सकता है। अगर कोई ऐसे कहता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करके क्या करती है?
अगर पुलिस को चाहिए कि भाई यही व्यक्ति आरोपी है तो उसको सीधे उठा के जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है, तो वो आकर व्यक्ति खुद भी एक्सेप्ट कर ले तो भी इन्वेस्टिगेशन होता है कि वाकई में यही है कि कोई और है। तो कोई भी आदमी अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता है, अभित्याग का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है पृथक्करणीय का सिद्धांत, ये भी धारा 13 के अंतर्गत है। ये सिद्धांत कहता है, पृथक का मतलब आप समझते हैं, पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी विधि जो कि या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या जो है पोस्ट माने संविधान के पहले की विधि हो या विधायिका द्वारा बनाई गई विधि हो, यदि उसमें कोई एक धारा, क्या कोई धारा हो या अन्य कोई चीज हो, एक आध प्रोविजन हो, कोई एक उपबंध हो, उपबंध हो, ठीक है, यदि वह मूल अधिकारों के असंगत है, किसके, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है या उसको कम करता है या शून्य करता है, तो उस विधि को उस सीमा तक, उस सीमा माने अगर दो धारा उसका मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो वो दो धाराओं को हटा दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, इसमें बताया गया इस बात को कि उसको हटाते समय विधायिका ने जिस कानून को, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। आईपीसी को ले लीजिए, आईपीसी बहुत पुराना कानून है ना, 1860 का है, लेकिन अगर आईपीसी में अभी आपको मालूम है हाल ही में 497, ठीक है, और 377 में अननेचुरल ऑफेंस की बात, ठीक है, ये दोनों को अभी जो है, एक को क्या नाम है शाइनी जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और एक को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इन दोनों ही धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों, कह रहे हैं कि ये 21 और 14 का हनन करता है। क्या करता है, धारा मूल अधिकारों में धारा 21 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का हनन करता है, ये कहा गया। अभी 1860 का कानून है, ठीक है, लेकिन इन दोनों धाराओं के हटाने से आईपीसी का मूल उद्देश्य नष्ट हो गया, क्या नहीं हुआ। तो यही कह रहा है कि पृथक्करणीय का मतलब है उतने भाग को अलग कर सकते हैं, उतने भाग को अलग कर सकते हैं, मूल अधिकारों पर उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, ये जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इसको जो है बताया था कि ये मूल रूप में यही है। ठीक है, तो ये चारों सिद्धांत की बात कर दी। आंसर तो आपको पता है, छद्म विधान का सिद्धांत यूनियन स्टेट रिलेशनशिप वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोविजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है विधियों के समान संरक्षण की बात। किसकी बात करता है, विधियों के समान संरक्षण की बात। ये बहुत सरल है, इसको आप जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विधियों का क्या है, विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें अभिप्राय क्या है, इनमें से एक ही कोई बात है जो इसके अर्थ को बताती है, अभिप्राय को बताती है। तो क्या है, तो क्या सभी जीवित प्राणियों के लिए होना चाहिए, सभी जीवित प्राणियों, पेड़ भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सब पे लागू होगा क्या, नहीं, तो ये वाला तो अभिप्राय नहीं बन रहा। अगला क्या कहता है, विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, हैं, सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, सभी मानवों पे सर्वव्यापी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए। तो यह भी बात क्लियर नहीं हो रही है। अगला क्या कह रहा है, विधान में, विधान माने कानून में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, है, क्या होना चाहिए, सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। इसके अलावा कह रहा है ऊपर दिए गए तीनों अभिप्रायों में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या कह रहा है, कोई भी सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, 3 होगा। क्यों, कह रहा है जो कानून है, जो भी कानून होंगे उन सब में परिभाषित एक ही वर्ग माने जिसके बारे में बताया गया है। जैसे अगर कोई का एक्ट एनिमल के लिए बना है तो वो एनिमल पे लागू होता है। जैसे आईपीसी बनी, वो कहता है मनुष्य से मनुष्य की बात होती है, तो फिर आईपीसी के अकॉर्डिंग सारे मनुष्य बराबर हैं। ठीक है, फिर वो राजा का बेटा हत्या करे चाहे वह गरीब का बच्चा हत्या करे, वो सब के सब क्या है, सामान होंगे। विधियों का सामान संरक्षण सबको प्राप्त है, सेम तरीके सबको बचाव मिलेगा। ये जो सिद्धांत है विधियों का सामान्य संरक्षण, इसके बारे में आपको मालूम है, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया है। यह दोनों ही बातें आपको मालूम होगा। एक क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरा इक्विटी बिफोर लॉ। क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समक्ष समता और विधियों का सामान्य संरक्षण। ये 14 की बात करता है, ये डाइसी के सिद्धांत से निकल के आया है। और ये दोनों ही सिद्धांत जो है, विधियों की, विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान्य संरक्षण, ये पहला वाला अमेरिका से और दूसरा वाला जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग जगह से उठाया गया है, लेकिन अनुच्छेद 14 इस बात को कहता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तीसरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है संविधान का अनुच्छेद 15 प्रावधान करता है कि राज्य निम्न में से इन आधारों पर नागरिक के साथ क्या है, विभेद नहीं करेगा। ये इसका आंसर आपको मालूम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये मैंने रखा है कि कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, इसके लिए। तो क्या है, कह रहा है यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है 4।
बाकी सब में कॉमन बात है, धर्म मूलवत जाति लिंग, धर्म मूलवत जाति लिंग और उद्भव, ठीक है, जन्म मूलवत जाति लिंग जन्म स्थान, ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं धर्म मूलवत जाति लिंग जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य क्या करेगा, किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। चौथा वाले में एक एक्स्ट्रा बात है कि इनमें से किसी आधार पर, इन सब में या इनमें से किसी आधार पर राज्य क्या करेगा, विभेद नहीं करेगा। ये आपको मालूम है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 इसी बात को कहता है, ठीक है, ये जनरल क्लॉज है इसलिए सबको मालूम है, आप लोग उसको पढ़ते भी हैं और पढ़ा भी है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना समय व्यर्थ करने जैसा है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का एक क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन मानिए। इसमें क्या लिखा है, ये कथन और कारक का है, इसको एक बार देखिए, इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे। कहता है कि कथन ए, राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्यपाल का होता है। कह रहा है लोअर जुडिशरी जो होती है ना, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कहते हैं, इन पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होता है, राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल का होता है, एक बात। दूसरा क्या कह रहा है, तर्क आर कह रहा है मिलिट्री अधिकरण, यानी कि आर्मी के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको, मिलिट्री अधिकरण को छोड़कर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को समूचे प्रदेश में यानी पूरे प्रदेश के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों, क्या सभी न्यायालयों अथवा अधिकरणों के संचालन की शक्ति होती है, ठीक है। तो देखिए पहले वाली बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण नहीं वो क्या करता है, वो प्रशासनिक नियंत्रण राज्यपाल नहीं रखता है। क्योंकि धारा क्या नाम है, जब आप अनुच्छेद 235 की बात पढ़ते हैं उधर, तो 233 और वो कहता है 233 और 35 जब पढ़ेंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल उसी संबंधित हाई कोर्ट की, किसकी, उसी संबंधित, यानी कि राज्यपाल उसी संबंधित हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी अनुशंसा पर करता है, ठीक है। क्या करता है, उनकी अनुशंसा पे करता है, यानी कि जो वो परामर्श देंगे कि हाँ इनका नाम करना है, तब वो जो है अनुमति देता है, ठीक है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। प्रत्यक्ष नियंत्रण इसका होता है, हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। तो ये वाली बात सही है, मिलिट्री अधिकरणों में हाई कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि मिलिट्री का अपना कोर्ट होता है, अपना उनका सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अधिकरण क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये अर्ध सरकारी होते हैं, जैसे क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, जो कर्मचारियों के लिए अधिकरण बना है, या एनजीटी है, हरित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप कहते हैं, ये ट्रिब्यूनल भी हाई कोर्ट के ही अधीनस्थ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आर सही है, ए गलत है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ये है, ए तथा आर दोनों सही नहीं, ये आंसर नहीं है इसका, ये सही है, ए गलत है और आर सही है, इसका चौथा आंसर होगा, ठीक है। ये चौथा इसका आंसर होगा, ये बात मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। आगे अक्सर यहाँ पे भी वही बात लिखी है, 233 अनुच्छेद जो है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की जिला नियुक्ति जो है, नियुक्ति और पदोन्नति दोनों की बात, प्रमोशन की बात, राज्यपाल के ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श पे करता है। किससे करता है मैं आपको ये बता चुका हूँ। दूसरा कह रहा है कि 235 में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण न्यायालय क्या है, संबद्ध न्यायालय का उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के हाथ में होता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बिल्डिंग्स होती है, इसको बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट जिला आकर बनाती है तो उसमें हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट बनवा के देगी। वो हाई कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट की जो बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग खाली जिसमें जज बैठते हैं, हालांकि जज जहाँ बैठे वही न्यायालय होगा, लेकिन उस बिल्डिंग को सामान्यतः स्थान नियुक्त कर दिया गया है कि वहाँ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमारा आज का सेगमेंट था, इसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको सामान्यतः बताए हैं। कल और भी अच्छे और भी शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।